हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और सब्लिमेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, और कि हम गर्मियों में कॉटन वाले क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। जो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, बोतल के चारों तरफ वो पानी कहाँ से आ जाता है, ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तुम्हारे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं वो करेंगे। तो हम आ चुके हैं हमारे वादे के अनुसार तुम्हारे चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने। तो क्या तुम तैयार हो? क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुम्हें केल्विन में दे रखा है टेम्परेचर और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 273 माइनस, जितना भी दे रखा होगा उसमें से क्या करना होगा, हमें 273 माइनस करना होगा। हमें दे रखा है 293 केल्विन, इसमें से क्या करो 273 माइनस करो, कितना आएगा 20, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। बी पार्ट क्या है 470, इसमें से भी 273 माइनस करोगे तो क्या आएगा 197 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें तुम्हें डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 जहां माइनस कर रहे थे वहीं हम 273 प्लस करेंगे। 25 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 5 3 8 9 2, ठीक है, 298 केल्विन। पी पार्ट में दे रखा है 373, इसमें क्या प्लस करेंगे 273, 3 3 6 7 7 14, 1 कैरी 6, कितना आ गया 646 केल्विन। अब थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए पार्ट क्या है, नेफ्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये बोल रहा है जो अपन कपूर की गोलियां नेफ्थलिन बॉल्स बोलते हैं उनको, नेफ्थलिन बॉल्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये नेफ्थलिन बॉल्स जो होती है, जो कपूर की गोली होती है, जिसको हम किस में आरती वगैरह में काम में लेते हैं घर में, वो डायरेक्टली सॉलिड से, तुमने कभी देखा कि वो लिक्विड स्टेट में आ रही है, पानी बनता है उसका जब हम जलाते हैं उसको, नहीं बनता। ये जो नेफ्थलिन बॉल्स है वो किस में कन्वर्ट होती है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पे। इस प्रोसेस के कारण ये नेफ्थलिन बॉल्स सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आती है विदाउट कमिंग इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। कौन से प्रोसेस से आती है, सब्लिमेशन होता है। यहाँ कौन सा प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण ये नेफ्थलिन बॉल्स जो है, कपूर की गोलियां जो है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ जाती है। नेक्स्ट है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि हम जब परफ्यूम लगाते हैं, हम परफ्यूम लगाते हैं तो बाहर जो रूम में, बाहर वाले रूम में जो भी कोई बैठा होगा उसके पास भी वो स्मेल चली जाती है। क्यों क्यों चली जाती है, उसका एक रीज़न है कि जो परफ्यूम हमने लगाया है, वो गैसियस पार्टिकल्स जो निकलते हैं परफ्यूम के, वो जो
एटमॉस्फेयर में गैसियस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके साथ क्या कर लेता है, डिफ्यूज हो जाता है वो, मतलब उसके साथ मिल जाता है। अब तुम्हें मैंने पढ़ाया था शुरू में कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिफरेंस होता है, कि एक एक पार्टिकल के बीच में जो होता है वो गैप रहता है, और ये गैसियस स्टेट में तो कुछ ज़्यादा रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से इधर उधर भागते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने परफ्यूम लगाया था, तो उसके पार्टिकल्स भी यहाँ आ गए। उन पार्टिकल्स ने क्या किया, इनके साथ डिफ्यूजन किया। डिफ्यूजन करके क्या, ये इधर उधर भाग रहे हैं, तो यहाँ से जो परफ्यूम हमने लगाया था, इन पार्टिकल्स के कारण ये वाली स्मेल वहां तक पहुंचने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ठीक है। तो इस कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, जिसके कारण ये हमने जो परफ्यूम लगाया वो बाहर वाला आदमी भी सूंघ पाता है। ठीक है बेटा, तो ये वाला बी पार्ट था थर्ड क्वेश्चन का, ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, कि जो जो मतलब ये इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था हमने, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने पढ़ा था सॉलिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये पास पास में रहते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स। और लिक्विड्स में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसियस। ठीक है। गैसियस में तो लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। तो देखो हमने यहाँ से क्या सीखा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा, इसके अंदर उससे कम, और ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या दे रखे हैं, वाटर दे रखा है। वाटर क्या होता है, लिक्विड। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। और ये सॉलिड क्या है, शुगर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि शुगर में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वाटर में उससे कम है, और ऑक्सीजन में सबसे कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तुम्हारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी यहाँ खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है तुम्हारा, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, बी पार्ट क्या दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और सी पार्ट दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कि इतने इतने टेम्परेचर पे जो वाटर है वो कौन से स्टेट में रहेगा। अब हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था कि 0 से लेके 100 तक, इसके बीच में अगर वाटर होगा तो वो कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। 0 डिग्री पे वो क्या करना स्टार्ट करता है, जमना स्टार्ट करता है, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। तो उस टाइम पे कन्वर्ट तो नहीं हो जाता पूरा, तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है, मतलब लिक्विड से वो सॉलिड में जाने लगता है। सॉरी, लिक्विड से वो सॉलिड में जाने लगता है। तो ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है। आती है बात 100 डिग्री सेल्सियस की। 100 डिग्री पे भी मैंने बताया था कि 100 डिग्री पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बॉईल होगा तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, वेपर बनेंगे, वेपर बनेगा तो वो उड़ जाएगा। तो यहाँ से लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में आएगा। क्या, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आएगा वो। तो ये भी क्या हो गई, ये भी ट्रांजिशन स्टेट हो गई।
ठीक है बेटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ये लिक्विड स्टेट में होगा, यहाँ लिख सकते हैं कि ये सॉलिड में चेंज होने लगेगा लिक्विड, जो कि मैंने तुम्हें बताया उधर, ये क्या लिखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट होगी, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये भी ट्रांजिशन स्टेट होगी, जो कि गैस में कन्वर्ट होगा लिक्विड से, ठीक है। ये समझ में आया? नहीं आया तो भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, जैसे सबके 2-2 3-3 पार्ट दे रखे हैं, सबके लगभग लगभग सबके दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर, इसको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है क्या, फ्लो करने की, इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दूसरा क्या होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। मतलब ये जिसमें भी हम वाटर को डालेंगे या किसी भी लिक्विड को डालेंगे, ये उसी कंटेनर का शेप ले लेगा जिसमें हमने इसको डाला है। अब बी पार्ट क्या दे रखा है, बी पार्ट दे रखा है एल एन अलमारिया। जो अलमारी होती है हमारे घर में, वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे। पहली बात कि वो रिजिड होती है। रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है जिसको हम हमारे हाथों से प्रेशर लगा के जिसकी शेप बदल ना पाए, तो वो रिजिड होती है। और रिजिड केवल और केवल कौन सी स्टेट को हम रिजिड बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट को हम रिजिड बोल सकते हैं। इट इज हार्ड, फर्स्ट तो लिखेंगे हम क्या, इट इज हार्ड। और दूसरा क्या होता है कि सॉलिड्स की जो होती है वो क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इट हैज हाई डेंसिटी, ठीक है। तो हमने पढ़ा 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कुछ बच्चे होते हैं जो रट लेंगे, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को। हाँ, अब आता है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। कि जो आइस है वो 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वाटर से, क्यों। अब इसका एक रीज़न है कि आइस जो होती है वो 273 केल्विन पे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होती है वाटर से, क्योंकि वाटर के पास क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। अब लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट होती है एनर्जी, लेटेंट हीट होती है एनर्जी टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure।
एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो होती है उसकी लेटेंट हीट। इतनी एनर्जी कि वो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसी पे। तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो होती है लेटेंट हीट। तो ये इस लेटेंट हीट की वजह से 273 केल्विन पे आइस ज़्यादा अफेक्टिव होती है वाटर से। ठीक है बेटा, वाटर इतना अफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या होगी, लेटेंट हीट होगी। इसके कारण, लेटेंट हीट के कारण वो अफेक्टिव नहीं होगा एज कंपेयर टू आइस। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि जो स्टीम होती है, मतलब जो भाप होती है, वो ज़्यादा जलाएगी या फिर बॉइलिंग वाटर ज़्यादा जलाएगा। तो इसका आंसर है स्टीम। स्टीम ज़्यादा बर्न करेगी। वो क्यों करेगी? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था आइस और वाटर के बारे में। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं वाटर और स्टीम के बारे में। आइस ज़्यादा इफेक्टिव थी वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर के पास क्या थी, लेटेंट हीट। यहाँ पे लेटेंट हीट किसके पास आ जाएगी, स्टीम के पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इतना नहीं जलाएगा जितना कि स्टीम जलाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये भी वही सेम होती है कि 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट करे, गैस में कन्वर्ट करे। किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वो भी इसके बॉइलिंग पॉइंट पर ही, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा जलाएगा, स्टीम ज़्यादा जलाएगी, क्योंकि उसके पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, जो कि वाटर के पास नहीं है इस टाइम पर। ठीक है बेटा, अब ये होता है 8th क्वेश्चन तुम्हारा समाप्त। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन वैसे तुम्हारे, तुम खोलोगे पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर बताता हूँ। पेज नंबर 8 पे दे रखा है कि लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जो चीज़ चेंज हो रही है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जो चेंज हो रही है उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, या इवेपोरेशन भी बोल देते हैं। और गैस से जो चीज़ सॉलिड में चेंज कर होती है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। अब यही चीज़ उल्टी कर दो, सॉलिड से गैस में सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में तो ये होगा सॉलिडिफिकेशन, और गैस से लिक्विड में तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, और ये जो 9th क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है तुम्हारा, इसको देखो तुम। ओके, सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन। लिक्विड से गैस में जा रही है तो वो हो रहा है वेपोराइजेशन। गैस से सॉलिड में जो जा रहा है उसको बोलेंगे डिपोजिशन। अब गैस से डायरेक्ट, गैस से
सॉलिड में जा रहा है उसको डिपोजिशन बोलेंगे, सॉलिड से गैस में जाएगा उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने इधर लिख दी है। 9th क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इसी पे बेस है। अब एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो खाना पकाते हैं घर में, जो मम्मी खाना पकाती है, तो उसकी जो खुशबू है वो हमारे पास आ जाती है, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू आती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो हम परफ्यूम लगाते हैं उसकी खुशबू हमारे तक कैसे आ रही थी? डिफ्यूज़न से आ रही थी। गैस में वो पार्टिकल्स जो परफ्यूम के गैसेस पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज़ हो रहे थे और उसके थ्रू हमारे पास वो आ रही थी। तो ठीक वैसे ही फूड वाला भी वही रीज़न है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है, फूड जो जब पकता है तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है वो इवेपोरेट होती है। इवेपोरेट होगी तो उसके पास, वो तो वैसे ही गर्म है, तो उसके पास क्या होगी? एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। एक्स्ट्रा एनर्जी होगी तो वो जैसे ही इवेपोरेट होगी, वेपराइज हो गई तो इवेपोरेट होगी, वो गैसियस पार्टिकल्स में डिफ्यूज़ होगी, डिफ्यूज़ होके हमारे पास आएगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं देख के बताता हूँ, 1 मिनट रुको। ये केल्विन और इसका तो तुम कर लेना। रिजिडिटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to retain its shape and size। ठीक है, टेंडेंसी होती है किसी भी मैटर की कि वो खुद की साइज को ऑब्टेन करे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिजिडिटी। जो खुद की ही शेप में रहे, शेप और साइज खुद की ही रखे, उसको क्या बोलेंगे? रिजिडिटी। और ये केवल और केवल सॉलिड्स में होती है ये टेंडेंसी, लिक्विड और गैस में नहीं होती। दूसरा है कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड। ये केवल और केवल किस में होती है कि हम हाई प्रेशर लगा के किसी चीज को कम जगह में फिट कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल किस में होती है? गैसेस जो होती है उसमें होती है। केवल और केवल किस में होती है? गैसेस में होती है ये। इससे क्या होता है? इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड आता है फ्लूइडिटी। फ्लोइंग टेंडेंसी होती है कुछ मैटर्स में, जैसे कि लिक्विड्स। ये केवल और केवल किस में होती है? लिक्विड्स में होती है। फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। जो मैटर्स की फ्लोइंग टेंडेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। और ये केवल और केवल किस में होती है? लिक्विड्स में होती है। ठीक है, अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी मैं वैसे ही बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिसके कारण मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर पा रहे हैं, वो होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन से मैटर में सबसे ज़्यादा होगी? सॉलिड्स में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड्स में होती है, और फिर गैसियस पार्टिकल्स में होती है। ठीक है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर मानो
इसको हम जैसे हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, ये इवेपोरेट होती है, यहाँ से इवेपोरेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन वाले जो पार्टिकल हैं, जो ये लिक्विड के पार्टिकल इवेपोरेट होके जा रहे हैं, इसमें इससे ज़्यादा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने उसको क्या दे दी, हीट दे दी, तो उसको और एनर्जी मिल चुकी है। तो गैस से ज़्यादा इसमें एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कोई मतलब का है नहीं तुम्हारा, ये मैंने पहले बता दिया कि कौन कौन से मैटर होते हैं। हाँ, इसमें देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, कि गैस को जिस वेसल में रखते हैं वो कंप्लीटली फिल कर लेती है उसको। क्यों? लिक्विड नहीं कर पाता, सॉलिड नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाते वो, और गैस क्यों कर लेती? तो गैस में मैंने अभी बताया कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है, वीक या नेग्लिजिबल बोल दो। ठीक है, और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इधर उधर मूव करते हैं और ये पूरे वेसल में फैल जाते हैं। इसके कारण इन तीन चीज़ों के कारण वो कंप्लीटली फिल कर लेते हैं जिसमें भी उसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि जिस वेसल में उसको रखा जाता है वो प्रेशर एक्सर्ट क्यों करते हैं? वो प्रेशर इसलिए एक्सर्ट करते हैं क्योंकि इन जो पार्टिकल्स होता है इनका कोई रेगुलर मोशन तो होता नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में ही जाएंगे, इनका इरेगुलर मोशन होता है, ये किधर भी जा सकते हैं। तो ये इधर उधर भागेंगे, और मानो ये एक कंटेनर है, ये तो इधर जाएंगे, इससे टकराएंगे, फिर से इधर आ जाएंगे। तो ये इस कारण से इनकी हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से और इरेगुलर मोशन के कारण ये वेसल पे क्या करते हैं या कंटेनर पे क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, इरेगुलर मोशन। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है कि वुडन जो टेबल होती है, वुडन टेबल, उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? उसको सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इंटर मोलिकुलर डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू गैसेस पार्टिकल ये बहुत कम होती है। तो इन तीन कारणों से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एयर में हमारा हाथ ऐसे ऐसे आराम से कर पाते हैं, लिक्विड में इतनी फास्टली मूव नहीं कर पाते हैं, और सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि
वही 3 रीज़न, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में ज़्यादा होता है, गैसेस में कम होता है। गैसेस में कम है तो मैं आराम से मूव कर पा रहा हूँ इस हाथ को। लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो वो आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। तो इससे हमारे को जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विम करते हैं, तो क्या होता है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है हमको, लेकिन उसमें भी आराम से हो जाता है। सॉलिड्स में अब इसके बीच में से मैं थोड़ी लेके जा सकता हूँ हाथ, नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बीच से मैं नहीं निकाल सकता हाथ। तो बच्चों इतना समझ में आ गया, तुम्हारा आज का टॉपिक क्लियर हो चुका है। तुम्हें मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं लगभग। जो बीच के क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन छूटे होंगे तो वो इजी हैं, इसलिए मैंने छोड़े हैं, वो तुम खुद से करना। और जो ना आए वो कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।